जो गलत काम हो रहे हैं ना वो काम ठीक है, गलत काम हो जाते हैं, कोई रोका टोका नहीं, मगर जब कोई गलती हो रही है उसको टोक दिया गया तो उस पर विचार करना चाहिए और जो सही वह होना चाहिए। इसी के नाते कई विभागों के बारे में, कई कार्यक्रमों के बारे में हमारी कैबिनेट के भीतर मतभेद की स्थिति उत्पन्न होती थी, तो रघुवर दास जी ने समझा कि ये हमारे ही खिलाफ है। कोविड महामारी में उन्होंने खुद प्रोत्साहन राशि ले लिया, दवाओं की खरीद उन्होंने ऊंचे दाम पर किया और थोक के भाव से सिविल सर्जनों का ट्रांसफ़र करते रहे। ऐसे कई मुद्दों को मैंने उठाया। बिल्कुल, आपने प्रखरता के साथ उठाया। तो एक धारणा बनी कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है और स्वास्थ्य मंत्री के नाते बन्ना गुप्ता जी जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। तो इसलिए जब सीधे टकराव की स्थिति आई तो वहाँ के लोगों ने मुझे पसंद किया। मुख्यमंत्री जी इस सरकार की विडम्बना है कि अपने बारे में जो सरकार कर रही है जनता के हित में, उसके बारे में बताने के लिए बहुत कुछ नहीं है, सिवाय मैया योजना हो गई जी या बारी भीतरी का नारा हो गया। भारतीय सरकार उस पर सचेष्ट है और कोशिश कर रही है कि रेयर अर्थ एलिमेंट अधिक से अधिक हमारे यहाँ हों। अब मुख्यमंत्री जी को लगता है कि निगरानी ठीक नहीं है, सरकार का शासन प्रशासन है, इनकी मिली भगत कोयला चोरी करने वालों के साथ है। राज्य सरकार टाइट हो जाए तो एक दिन में कोयला की चोरी रुक जाएगी। नमस्कार, जोहार, आप सबका स्वागत है न्यूज़ फ्रेम पर। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जिनका परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। पूरे झारखंड में उन्हें एक ही नारे से पहचाना जाता है, ईस्ट और वेस्ट, सरयू राय इज़ द बेस्ट। तो आइए सरयू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ फ्रेम पर। जी नमस्कार, आपको भी और आपके दर्शकों को भी। तो सरयू जी, सबसे पहले हम अपने दर्शकों के साथ आपकी एक बात शेयर करना चाहेंगे कि ऐसा क्या प्रेम है आपको जमशेदपुर की जनता से कि वहाँ पर एक ही नारा चलता है, ईस्ट और वेस्ट, पर सरयू राय इज़ द बेस्ट। अब जमशेदपुर में सक्रिय रहते हुए हम लोगों का प्रयास रहता है कि जो सामान्य आदमी है, आम आदमी है, उसकी बात को भी बहुत महत्व दिया जाए। कोई बुलाता है उसके घर जाया जाए, कोई समस्या है उसको देखा जाए, और जो गरीब और कमज़ोर लोग हैं, जो कम आय वाला रोज़गार करते हैं या कम आय वाली नौकरी करते हैं जी, उनको विशेष सुविधाएं मिले, ये मेरा प्रयास रहता है। तो इससे एक धारणा बनी है कि जिनको कोई मदद करने के लिए आगे नहीं आता है, मैं उसमें तत्पर रहता हूँ और ये धारणा धीरे धीरे मजबूत होती गई। 2005 से मैं जमशेदपुर के राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय हूँ, तो 20 वर्षों में ये धारणा पुष्ट हुई है। इसलिए लोग मानते हैं कि मैं जितना कर सकता हूँ उतना ही कहता हूँ। नहीं, आने वाले दिनों में हमने जैसे कि देखा है कि या आपने पहले रघुवर दास को हराया जो यहाँ के एक्स सीएम भी हैं, और उसके बाद बन्ना गुप्ता को भी आपने हराया जो यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर थे। तो इतने बड़े बड़े प्रतिद्वंदियों के बीच में भी सरयू राय कैसे खिल के बाहर आते हैं? देखिए, ये दोनों महानुभावों से मेरी जो लड़ाई चुनाव में हुई, ऐसा नहीं कि कोई सुनियोजित लड़ाई थी। जी, रघुवर दास जी के खिलाफ चुनाव में खड़ा होने का जब मैंने फैसला किया तो नॉमिनेशन होने का अंतिम दिन था, मात्र 15-16 दिन ही बचे हुए जी। उसी तरह से इस बार बन्ना गुप्ता जी के खिलाफ लड़ना हुआ, तो ये बिल्कुल लास्ट में ही मैंने तय किया कि लड़ना है। अब इसमें कम समय होने के बाद भी लोगों को ध्यान में आया कि मैं जिन बातों को कह रहा हूँ वे बातें उचित हैं और मैं उतना ही कहता हूँ जितना कर सकता हूँ, नहीं तो मैं लोगों से हाथ जोड़ लेता हूँ। ये काम नहीं होना, संभव नहीं है हमारे से। तो एक धारणा बनी है और लोगों ने महसूस किया कि इन दोनों व्यक्तित्वों ने मुख्यमंत्री रहते हुए, मंत्री रहते हुए जो काम किए हैं, उस काम से जनता असंतुष्ट है। उनको एक विकल्प मिला, उस विकल्प को उन्होंने चुन लिया। तो जमशेदपुर की जनता को एक विकल्प मिला तो उन्होंने सरयू राय को चुन लिया। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं और चुनाव के समय की बात करूं
तो उस वक्त जो है बीजेपी से आपके संबंध बहुत अच्छे नहीं लग रहे थे, उसके बाद आपने जेडीयू की टिकट पर वहाँ से चुनाव लड़ा। तो अगर मैं आज के समय की बात करूँ तो क्या अब झारखंड की बीजेपी में और सरयू राय में समन्वय बन चुका है? देखिए, बीजेपी के जो आम कार्यकर्ता हैं और जिला स्तर के नेता हैं, उन सबों से मेरा संबंध हमेशा ही अच्छा रहा है जी। अब कुछ लोग जो अपने आप को बड़ा समझते हैं, महत्वपूर्ण समझते हैं, प्रभावशाली समझते हैं, उन लोगों से संबंध मेरे खट्टा रहे हैं। तो मैं तो हाँ, तल्खियाँ तो बीच बीच में हमेशा दिखती ही रही मैं हैं। तो कहता हूँ हमेशा ही कि मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ काम करना शुरू किया जब मैं 8वीं कक्षा का छात्र था 1962 से जी। और धीरे धीरे ये विचारधारा विकसित होती गई। विद्यार्थी परिषद में रहे, जनसंघ का काम किया, भाजपा आ गई, सब हुआ। तो विचारधारा के नाते तो मेरी विचारधारा वही है जो संघ परिवार की विचारधारा है। अब मैं मानता हूँ कि विचारधारा की बात करना ही पर्याप्त नहीं है, विचारधारा के अनुरूप आचरण भी करना चाहिए। जी बिल्कुल। तो मैं प्रयास करता हूँ कि मेरा आचरण विधा भी इसके अनुरूप रहे। तो इसलिए जो समर्थक वर्ग है भारतीय जनता पार्टी का या संघ परिवार का या जो आम कार्यकर्ता और नेता हैं, उनसे मेरा लगाव रहता है, वो भी महसूस करते हैं, मैं भी महसूस करता हूँ। अब प्रतिबद्धता होती है जो ऊपर के लोग हैं उनके साथ, तो उनको थोड़ा लगता है कि ये हम लोगों के अनुसार नहीं चलते हैं। अब अपने आप को ही जो पार्टी मान लेता है और ये सोचता है कि विचारधारा की कोई कदर नहीं हो और हम जो तय करें वही हो, तो यहाँ पर मेरा मतभेद होता है। तो आप क्या मानते हैं कि रघुवर दास जी में एक वो बात आ गई थी कि जो मैं कहता हूँ वही सही है? नहीं, मैं तो उनकी सरकार में मंत्री था, जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री थे, मैं मंत्री था, मगर सरकार के कामकाज करने के दौरान नहीं, उस वक्त भी आप सरकार के खिलाफ बहुत बोलते थे। इसीलिए कि जो गलत काम हो रहे हैं ना वो काम ना हो। ठीक है, गलत काम हो जाते हैं, कोई रोका टोका नहीं, मगर जब कोई गलती हो रही है उसको टोक दिया गया तो उस पर विचार करना चाहिए और जो सही वह होना चाहिए। इसी के नाते कई विभागों के बारे में, कई कार्यक्रमों के बारे में हमारी कैबिनेट के भीतर मतभेद की स्थिति उत्पन्न होती थी, तो रघुवर दास जी ने समझा कि ये हमारे ही खिलाफ है। और उसी तरह से बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री हुए तो मैंने स्वास्थ्य विभाग के कुछ मसले उठाए। कोविड की महामारी में उन्होंने खुद प्रोत्साहन राशि ले लिया, दवाओं की खरीद उन्होंने ऊंचे दाम पर किया और थोक के भाव से सिविल सर्जनों का ट्रांसफ़र करते रहे। ऐसे कई मुद्दों को मैंने उठाया। बिल्कुल, आपने प्रखरता के साथ उठाया। तो एक धारणा बनी कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है और स्वास्थ्य मंत्री के नाते बन्ना गुप्ता जी जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। तो इसलिए जब सीधे टकराव की स्थिति आई तो वहाँ के लोगों ने मुझे पसंद किया। तो जिस तरीके से हम देखते आए हैं कि 2014 हो गया, 2019 हो गया, उस वक्त सरयू राय बहुत मुखरता से बोलते थे, लेकिन इस सरकार में अभी तक हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। तो क्या आने वाले दिन में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस सरकार को लेकर भी आप कुछ बड़ा खुलासा करने वाले हैं? नहीं, देखिए, हम लोगों का उद्देश्य ये नहीं है कोई बड़ा खुलासा करें। कामकाज के दौरान कुछ ऐसी सूचनाएं मिल जाती हैं, उसके पर्याप्त सबूत मिल जाते हैं, उनको उठाता हूँ। अभी भी कई मुद्दे हैं। सारंडा वन क्षेत्र को सेंचुरी घोषित करने का मामला है, सरकार से मेरी लंबे समय से लड़ाई हो रही है और कल सुप्रीम कोर्ट ने हम लोगों के पक्ष में फैसला दिया है। इसी तरह से मैं तो मुख्यमंत्री जी को कहता हूँ हमेशा ही क्या गलत है क्या सही है। हाँ, इतना ज़रूर है कि एक व्यक्ति के नाते मेरी और उनके बीच कोई ऐसी खटास नहीं है। मुझसे उनको कोई मुझसे मुख्यमंत्री को कोई प्रतिद्वंद्विता भी नहीं है। उनका अलग समर्थक वर्ग है, हम लोगों का अलग समर्थक वर्ग है। तो इसलिए एक व्यक्ति के नाते कोई ऐसी खटास उनके साथ नहीं रहती है। मुझे जो पर राजनीतिक विचारधारा की लड़ाई तो है। मैंने अभी तक विधानसभा के 2 सत्र हुए, एक बजट सत्र हुआ, एक मानसून सत्र हुआ। दोनों में मैंने जो सवाल किए हैं, दोनों में जो भाषण किया है, उसको कोई देख लेगा तो ये पता चलेगा कि सरकार की गलतियों को मैं गिनाता हूँ। मगर
केवल ये ध्येय बना लेना कि सरकार है तो उसे खिलाफ ही करना है, रोज़ बयान देना अखबार में, ये मैं नहीं करता हूँ। मैंने दो बार, आज ही विशेषाधिकार समिति की विधानसभा में बैठक थी, बजट सत्र में ने जो विशेषाधिकार मामला स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को उठाया था, वो मामला टेकअप हुआ। उसी तरह से धनबाद के बाघमारा के बारे में सरकार ने गलत उत्तर दिया। मैंने विशेषाधिकार का प्रश्न खड़ा किया, विधानसभा की मानहानि का प्रश्न खड़ा किया। आज वही मामला टेकअप हुआ है। तो मैं जो विषय हैं उनको उठा रहा हूँ, मगर उसी किसी विषय को मुद्दा बनाकर लगातार उसके पीछे पड़ा जाए, ये स्थिति अभी उत्पन्न नहीं हुई है। जैसा कि आपने बताया बाघमारा को लेके, आप बाघमारा गए थे जिस समय वहाँ पर चौल धंसा और कुछ लोगों के मरने की भी खबरें आई। वहाँ पर जाने के बाद आपके साथ भी कुछ अभद्र व्यवहार करने की खबरें आई थी। तो ये सारे मुद्दों को क्या आपने मुख्यमंत्री के संज्ञान में डाला है? मैंने डाला है, और मैं फिर अगले 21 तारीख को कतरास बाघमारा जा रहा हूँ। एक बड़ा संकट कतरास बाघमारा में उत्पन्न होने जा रहा है कि जब भूमिगत खनन होता था उस समय नीचे का कोयला निकाल लिया जाता था और ऊपर की सतह ढहे नहीं, इसके लिए कोयला के पिलर छोड़ दिए जाते थे जिन पर लोड रहता था। अब वहाँ इस हद तक अवैध खनन हो गया है कि उस पिलर को ही लोग काट रहे हैं, क्योंकि शुद्ध बिल्कुल प्योर कोयला मिलता है उसमें। उसके कारण से 3 जगह पर चाल ढही हैं, और कतरास का बड़ा इलाका है जिसमें भूमिगत खदानों का पिलर काटा जा रहा है। इस बात को ही उठाने के लिए मैं जा रहा हूँ, क्योंकि बड़े बड़े मोहल्ले धंस जाएंगे। हाँ, कई घर धंस गए, गाय भैंस समेत नीचे चले गए, क्योंकि नीचे का पिलर काट लिया अपने साथ। तो ये स्थिति है, इसलिए मैं वहाँ के मामले को उठाता हूँ, और उस मामले को मैं BCCL के विरुद्ध में ज़्यादा हम लोग उठाते हैं जी। BCCL तो भारत सरकार का संगठन है। झारखंड सरकार की लापरवाही इतनी ही है कि जो कोयला चोरी करने वाले हैं उनको जिनका संरक्षण मिल रहा है उनके खिलाफ राज्य की सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। मगर मुख्य रूप से तो CBI का ऑफिस है धनबाद में, SP का ऑफिस है वहाँ, जैसे रांची में है, धनबाद में भी है। तो भारत सरकार को चाहिए कि इस मामले को देखे और BCCL के अधिकारियों को दंडित करे। ये नहीं हो पा रहा है। मैं तो दोनों ही के बारे में उठा रहा हूँ सवाल। ऐसा नहीं कि भारत सरकार के साथ हम लोगों का अलायंस है तो उनकी बात। आप अवैध खनन का जो मुद्दा आप उठा रहे हैं, ये तो झारखंड में बहुत सालों से चलता आ रहा है। अभी विधानसभा में भी हमने देखा कि मुख्यमंत्री जो हैं वो ये कहते हुए दिखे कि प्रधानमंत्री कार्यालय से 24 घंटे की निगरानी होती है यहाँ के कोयला विभागों में, और उस निगरानी के बाद भी इतनी चोरियां हो रही हैं। तो ये सारी जिम्मेदारी केंद्र की है। मुख्यमंत्री जी ने जिस संदर्भ में अपने भाषण में इस अंश को शामिल किया, मैं उसे सहमत नहीं हूँ। माइनिंग के मामले में अगर भारत सरकार निरंतर निगरानी रखती है तो अच्छी बात है जी। उस निगरानी के अनुसार आपको काम करना चाहिए, मगर राज्य की सरकार भारत सरकार के निर्देशों का पालन नहीं कर रही है। लॉ को कोयला हो, अन्य खदानें हों, या अब रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बात आ रही है, तो भारत की सरकार तो ज़्यादा सचेष्ट है कि जहाँ भी माइनिंग होते आ रही है, लोहा की हो, सोना की हो, कोयला की हो, सब में खनन के दौरान रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिलते हैं। अब चाइना जो देश हैं, बड़े देश हैं, उन्होंने सहेज कर रखा है इसको। हमारे यहाँ तो सबको फेंक दिया जाता है, कोयला निकल के बाकी सबको फेंक दो, लोहा का ऐस निकल के बाकी को फेंक दो। उसमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स को हमने सहेजा नहीं। भारत की सरकार अब उस पर सचेष्ट है और कोशिश कर रही है कि रेयर अर्थ एलिमेंट अधिक से अधिक हमारे यहाँ हों। अब मुख्यमंत्री जी को लगता है कि निगरानी ठीक नहीं है, तो उनको अपनी धारणा में सुधार करना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि अगर निगरानी है तो ये ठीक है कि नहीं है, ये बात की बात है, लेकिन निगरानी के बाद भी इतनी चोरियां कैसे हो रही हैं? आपके सवाल का उत्तर यही है कि जो राज्य सरकार का शासन प्रशासन है, इनकी मिली भगत कोयला चोरी करने वालों के साथ है। राज्य सरकार टाइट हो जाए तो एक दिन में कोयला की चोरी रुक जाएगी। वो जो थाना है, पुलिस है, ये सब इसमें अपना स्वाद ढूंढते हैं और चोरी का जो एक बड़ा हिस्सा है वो अपने पॉकेट बनाने देना चाहते हैं। ये कारण है कि कोयला चोरी नहीं रुक रही है।
मगर अब स्थिति ये हो गई है कि जब भूमिगत खदानों के पिलर को आप काटने चल रहे हैं तो ऊपर का तो पूरा ढह जाएगा। तो ये बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है। अभी ही बागमारा में ये खदान ढह गई, यादव लोगों का घर था, घर गाय भैंस सहित सब नीचे चले गए, एक का पता नहीं चला। तो सरयू राय को डर नहीं लगता ऐसी जगह पे जाने के लिए? क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि जब रेस्क्यू टीम भी वहां पहुंचती है तो पूरे 24 घंटे तक रेस्क्यू टीम को यही पता नहीं होता है कि मुझे जाना कहाँ। ये अजीब विडंबना है। शासन प्रशासन ने भी नहीं बताया। हम लोग भी जब गए तो काफ़ी खोजने के बाद वो जगह मिली। आप तो लोकल है तो आपको मिल गई। हाँ। लेकिन जब एक रेस्क्यू टीम, सीआरपीएफ की टीम वहाँ, एनडीआरएफ की टीम वहाँ जा रही है पर वो नहीं पहुँच पाती। एनडीआरएफ की मदद तो वहाँ का लोकल प्रशासन ही करेगा ना जी। और लोकल प्रशासन की भी मिली भगत है और वो नहीं चाहता है कि इसका पर्दाफाश हो, तो सही जगह नहीं बताता है। अब मैं जरा आपसे झारखंड की राजनीति पर एक चर्चा करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री विधानसभा में अपने 35 मिनट के भाषण में लगभग 30 मिनट तक वो केंद्र की राजनीति पे बात करते हैं। केंद्र ने ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, लेकिन झारखंड के जो मुद्दे हैं वो उनके भाषण में मतलब ना के बराबर दिखती है। तो झारखंड को लेकर उनका क्या दायित्व है? अपने भाषण में झारखंड के मुद्दों को रखना चाहिए था कि नहीं रखना चाहिए था? देखिए, मुख्यमंत्री जी या इस सरकार की विडंबना है कि अपने बारे में जो सरकार कर रही है जनता के हित में, उसके बारे में बताने के लिए बहुत कुछ नहीं है, सिवाय मैया योजना हो गई जी, या बारी भीतरी का नारा हो गया, या हम यहाँ के लोगों को लाभ पहुँचा रहे हैं, फैक्ट्रियों में 75% इनका आरक्षण देंगे। इसके अलावे विकास के मामले में, राज्य को समृद्ध बनाने के मामले में ऐसा कुछ सरकार ने किया नहीं है। तो जब आप नहीं कर रहे हैं तो इसको छुपाने के लिए यही कहा जाता है कि भारत की सरकार मदद नहीं कर रही है, भारत की सरकार ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है। मगर इनको तो चाहिए कि उसका विश्लेषण करें। और अब समय आ गया है कि मुख्यमंत्री जी को ये सोचना चाहिए कि हमारे राज्य के जो संसाधन हैं, इन संसाधनों का हम राज्य के विकास के लिए किस तरह से इस्तेमाल करें। वो नहीं करेंगे तो ये शिगुफा बहुत दिन तक नहीं चलेगा। भारत की सरकार से आप अपेक्षा क्या रखते हैं? भारत की सरकार तो ठीक है, 1,76,000 करोड़ की अपेक्षा रख रहे हैं। 1,76,000 करोड़ नोशनल है, ये धारणा है। हम तो मांगे हैं, चिट्ठी भी लिखा है, विधानसभा में सवाल किया है कि आप बता तो दीजिए कि 1,76,000 कहाँ से है, कैसे है। तो इसकी कोई ठोस सूचना तो सरकार नहीं दे पाती है। इसलिए 1,76,000 करोड़ में ऐसा नहीं कि आपके पास पैसे आ जाएंगे। बहुत तो कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं और भारत की सरकार है कि किस कार्यक्रम में इतना खर्च कर रहे हैं साहब। तो 1,76,000 एक जनता के बीच में भ्रामक धारणा फैलाने के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है। कभी भी सरकार ने प्रेस को, मीडिया को, विधानसभा को श्वेत पत्र जारी करके ये नहीं बताया कि 1,76,000 करोड़ रुपया का दावा हमारा कैसे बनता है। तो इसकी तो जांच होगी ना, जांच करने के बाद आपका जो निकलता है भारत सरकार रोक नहीं सकती है। आजकल तो न्यायालय है, लोग न्यायालय में चले जाते हैं। अगर 1,76,000 करोड़ भारत की सरकार नहीं दे रही है और सही है तो सरकार को चला जाना चाहिए हाई कोर्ट में, क्योंकि हमारा हिस्सा नहीं मिल रहा है। ये जो पैसे की डिमांड सरकार कर रही है, तो इसका एक सिंपल सा उदाहरण ये भी है कि अभी तक निकाय चुनाव हमारे यहाँ नहीं हो पाया है, उसकी वजह से भी फंड रुके हुए हैं। तो ये फंड अलग है, ये फंड अलग है, लेकिन फंड की जहाँ तक बात है तो वो फंड यहाँ पर अभी आया नहीं है। तो सरकार को इन सारी चीज़ों को, निकाय चुनाव को लेकर भी हाईकोर्ट भी फटकार लगा चुका है, लेकिन ये हो नहीं पा रहा। निकाय का चुनाव नहीं कराना तो सरकार की जानबूझकर बनाई गई एक रणनीति है। दूसरा, इनको लगता है ना कि जो निकाय के चुनाव वाली जगह हैं वहाँ उनका सघन समर्थन नहीं है। अब जब तक पैसे, आज दुनिया भर से पैसे आ रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बना है, उसका पूरा करने के लिए भी बाहर से सहायता आ रही है। भारत की सरकार बहुत अधिक खर्च कर रही है निकायों की स्थिति सुधारने के लिए। अब ये चुनाव नहीं कराएंगे तो इससे तो वंचित हैं ये सभी के सभी।
और निकायों की स्थिति धीरे धीरे बहुत बदतर होती जा रही है। पर अब हाईकोर्ट ने जो स्टैंड लिया है, मुझे नहीं लगता है कि दिसंबर जनवरी से ज़्यादा इसको खींच सकेंगे, आपको चुनाव कराना ही पड़ेगा। अब तो सारी चीज़ें हो गई, पिछड़ा वर्गों का निर्धारण करना था वो भी हो गया, इसलिए मुख्यमंत्री जी को हमारे जैसे लोगों की यही सलाह रहेगी कि अब इसको आप खींचिए मत, निकाय चुनाव जितना जल्दी हो सकता है आप उतना जल्दी कराइए। और हो सकता है कि इन क्षेत्रों में भी आपका समर्थक वर्ग खड़ा हो जाए। जी बिल्कुल, आपके लिए बेहतर होगा कि आज जो आप एक ये धारणा बनाए हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उनके साथ अन्याय हो रहा है, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर से आ जा रहे हैं वो फ़ायदा कमा रहे हैं, तो ये भी बहुत दिन तक नहीं चलने वाला है। आवाज़ उठ रही है धीरे धीरे इसके बारे में। इसलिए निकाय चुनाव कराएं जो उनके लिए ऐसे क्षेत्र हैं जहां उनका समर्थन कम है, वहां जाने का प्रयास करें, क्योंकि इस राज्य को एक राज्य के नाते, जिसको होलिस्टिक व्यू कहा जाता है, उस व्यू से ये काम करेंगे तो राज्य का विकास होगा। अब मैं आपसे छोटे छोटे जवाब 3-4 सवालों का ले लेता हूं, समय का अभाव है। सूर्या हांसदा एनकाउंटर को लेकर जिस तरीके से बीजेपी आवाज़ उठा रही है, इसमें सरयू राय का क्या स्टैंड है? देखिए, कोई हमारा विरोधी भी है या कोई अपराधी भी है तो उसका इस तरह से इनकाउंटर करना सही नहीं है। सूर्या हांसदा क्या थे ये सब लोग जानते हैं। वो शुरू में जेवीएम में गए, उसके बाद भाजपा में गए, उसके बाद जेकेएलएम में गए, एक मजबूत व्यक्ति थे वहाँ के। अब उनके गुण दोष में जाएंगे हम लोग तो ऐसा बहुत नहीं है कि सूर्या हांसदा की बहुत प्रशंसा की जा सके, मगर ऐसे कई व्यक्तित्व हैं झारखंड में जिस रूप से विकसित हुए हैं उसी रास्ते पर वो भी चल रहे थे, और इस तरह से उनको मार देने का, उनकी हत्या करने का कोई कारण नहीं बनता है। ये सरकार और सरकार का प्रशासन अगर आपस की प्रतिद्वंदता के कारण उस क्षेत्र में किसी व्यक्ति की हत्या कर देती है तो ये तो आलोचना का कारण बनना चाहिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस मामले को जिस तरह से उठा रही है वो सही कर रही है। और हम लोग कोई एनडीए के नाते भारतीय जनता पार्टी ने कभी पहल नहीं की है कि एनडीए के नाते इस मामले को उठाया जाए, इसलिए हम लोग उतनी सक्रियता से उसमें शामिल तो नहीं है। इसे आप बीजेपी का मुद्दा मान रहे हैं, अभी ये एनडीए का मुद्दा नहीं बना? नहीं, मुद्दा नहीं, एक बात कर रहे हैं कि कोई बुलाए कि आपको भी करिए, सब चीज़ें साथ मिलकर करें, तो हो सकता था। भारतीय जनता पार्टी उठा रही इस मामले को, और ख़ासकर सूर्या हांसदा संथाल परगना के हैं, आदिवासी हैं, संथाल हैं, इसलिए भाजपा को लगता है कि हेमंत सोरेन के खिलाफ में एक वातावरण बनाया जा सकता है वहाँ पर, तो इस नाते भारतीय जनता पार्टी उठा रही है इसको। क्योंकि जेएमएम का पूरा गढ़ ही संथाल माना हाँ, संथालगढ़ है। तो जिस मगर तरीके कोई से भी उनके बेहद करीबी पंकज मिश्रा का नाम उसमें सामने आ रहा है। नाम आ रहा है। पंकज मिश्रा तो मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि ही हैं। जी। तमाम घपले घोटालों में उनका ही नाम आगे आया, तो मगर ये चीज़ें तो जांच के बाद ही ना साबित होंगी। सीबीआई की जांच ये लोग कह रहे हैं करना, तो सरकार तो सिफारिश कर नहीं रही। नहीं, सरकार करेगी भी नहीं, सिफारिश नहीं करेगी सरकार। मगर अब अनुसूचित जाति आयोग ने तो कहा है, तो शायद सीपीआई इसका संज्ञान ले, सीबीआई संज्ञान ले, वो मामला सामने आ जाए तो वो मिश्रा जी हैं या और कोई हैं इसमें, वो बात तो सामने खुलकर आ जाएगी। नगरी मामले में एनडीए का क्या स्टैंड है? जिस तरीके से बीजेपी उसको उठा रही है कि वहाँ पर रैयतों को खेतिहर की ज़मीन पर सरकार रिम्स बनाना चाहती है। नहीं, ठीक है, ये जिस हिसाब से उठा रहे हैं ना, खेतिहर ज़मीन के बदले में कोई टाण ज़मीन है उसका विकल्प अपनाया जाना चाहिए। मगर अब एक बात और आती है कि विकास का काम करना है, अस्पताल बनाना है, स्कूल बनाना है, यूनिवर्सिटी बनानी है, तो इसके लिए तो ये भी कोशिश होनी चाहिए कि ज़मीन मिले इसके लिए। इसलिए अंधाधुंध अंध विरोध करना इसका अर्थ नहीं है। अब सरकार अगर हेमंत सोरेन की नहीं होती, सरकार भाजपा की होती और की होती, तब उनका स्टैंड क्या होता। इसलिए इस मामले में केवल विरोध ही करना काफ़ी नहीं है। आम जनता, अर्जुन मुंडा की सरकार में भी वहाँ पर एक बार अधिग्रहण करने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद एजिटेशन हुआ और फिर उनको भी बैकफुट पे आना पड़ता है। यहाँ जो भी संस्थाएं बनी, IIM बना है या जो भी बना, उसमें तो विरोध हुआ ही।
लॉ स्कूल बना, नेशनल लॉ स्कूल, वहाँ भी विरोध हुआ। तो ज़मीन आप लेंगे तो विरोध का सामना करना पड़ता है, मगर जिस तरह से विकास की दिशा में केंद्र या अन्य राज्यों की सरकारें जा रही हैं, उसमें ये देखना होगा कि ठीक है, कुछ कीमती ज़मीन है उसको लेना पड़ रहा है, और वही अगर कोई दूसरा विकल्प नहीं है उसके बदले में, तब तो सरकार लेगी उसको। इसलिए विरोध के साथ साथ एक जनता में जागरण का भी काम चलना चाहिए कि भाई ज़रूरत पड़े तो सरकार अधिकृत कर सकती है इन चीज़ों को, किसी की भी ज़मीन को, क्योंकि उस ज़मीन अगल बगल विकास होता है तो ज़मीन का नेचर बदल जाता है। अगर वहाँ ही अगर रिम्स 2 आ जाएगा तो आसपास के ज़मीन का नेचर बदल जाएगा। आ जाएगा तब तो अभी तो उसे खेतिहर ज़मीन मान रहे हैं। भाई ज़मीन तो खेतिहर ही होती है, सारी की सारी ज़मीन खेतिहर है जी। एक ऐसी ज़मीन है जिसमें खरीफ और रबी की फसल ज़्यादा होती है, कुछ ऐसी ज़मीन है जहाँ केवल बरसाती खेती होती है, इसलिए बात आती है। मगर हर ज़मीन पर खेती होती है, और कोई विकास की योजना बनेगी तो पहाड़ के ऊपर तो बनेगी नहीं। पहाड़ के ऊपर भी आप जाते हैं तो आज पर्यावरण का सवाल उठता है। जी बिल्कुल। तो इसके बारे में एक आम सहमति बननी चाहिए सभी दलों के बीच में, क्योंकि जो आज विपक्ष में वो भी मानते हैं कि हम अगली बार सरकार में आ सकते हैं, तो इसके लिए भी चाहिए कि एक आम सहमति बने ज़मीन लेने के बारे में, किस तरह से लें, उनका मुआवजा कैसे निर्धारित करें, ये होना चाहिए। वैसे कई काम हैं जिनके लिए ट्राइबल ज़मीन ली जाती है, उद्योगों के लिए ली जाती है और कई काम के लिए ली जाती है। ये देखा जाता है कि जिसकी ज़मीन हम ले रहे हैं उसके पास और भी ज़मीन है कि नहीं है, और इसको लेने से उसका व्यक्तिगत क्या नुकसान होगा। तो अगर झारखंड की सरकार ने कोई रिसर्च वर्क किया होगा, उसके आधार पर इन्होंने तय किया हुआ कि नहीं ये जगह ही होनी चाहिए, तो विपक्ष के लोगों की एक मीटिंग बुलानी चाहिए। हठधर्मिता नहीं चलती है, सर्वदलीय बैठक बुलाएं हेमंत सोरेन जी, और विपक्ष के लोग भी इसके लिए तैयार रहे। पर हेमंत सोरेन जी तो विपक्ष की किसी बात पर मुँह ही नहीं खोलते। नहीं, तो ये सही नहीं ना है। इवन विधानसभा के संचालन में भी विपक्ष के साथ अगर आपकी बात लगातार नहीं होते रहेगी तो आपके काम में ऐसी कठिनाई आएगी जैसा नगरी में हो रहा है। एक बार सर्वदलीय बैठक बुलाकर को देखें, बताएं कि साहब हमने इस कारण से इस ज़मीन को लेना तय किया है, और तब एक तार्किक आधार बनेगा। और जो लोग विरोध कर रहे हैं शायद उनकी बातों में कुछ ऐसा हो कि आंशिक सहमति हो जाए, तो ये करना चाहिए। लोकतंत्र में, संसदीय प्रणाली में वार्ता का कोई विकल्प नहीं है, हमेशा ही डायलॉग होना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि यही हमारे डेमोक्रेसी जहाँ जब भी कोई ऐसी बात उठती है तो बात करिए, एक दूसरे की आलोचना प्रत्यालोचना यही जवाब नहीं है। ये हम लोग विधानसभा के संचालन में भी भूल जा रहे हैं, और राज्य सरकार के संचालन में भी इस बात को राज्य सरकार तवज्जो नहीं दे रही है। अब मैं आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से अभी पूरे झारखंड में एक नया मुद्दा सामने आ रहा, नया नहीं, मुद्दा तो काफ़ी पुराना ही है, पर इसे तूल ज़्यादा दिया जा रहा है आदिवासी और कुर्मी का। तो जिस तरीके से कुर्मी ये कह रहे हैं कि अब उन्हें एसटी का दर्जा चाहिए, और जिसे लेकर 20 तारीख को वो रेल टेका आंदोलन भी करने वाले हैं, जिसको लेके आदिवासी समाज जो है वो सड़कों पर उतर रहा है, उन्होंने भी ऐलान कर दिया है। तो इसे लेकर आपको क्या लगता है कि कुर्मी जो थे वो आदिवासी थे, उनको हटाया गया, या उन्हें वो दर्जा मिलना चाहिए? नहीं, देखिए, कुर्मी तो चूँकि बड़ी संख्या है इसलिए इनकी बात आ जाती है। जब कहा जा रहा है ना कि 1951 के पहले बहुत सारी जातियाँ यहाँ आदिवासी मानी जाती थी जी। तो उसमें खेतौड़ी हैं, बबुआन हैं, हैं। और भी कई छोटी जातियाँ भी उसमें शामिल हैं। तो ये बात ये उठा रहे हैं उस समय की बात, मगर अब झारखंड अलग राज्य हो गया है। झारखंड अलग राज्य नहीं था तब तो इसके लिए कभी बड़ा आंदोलन नहीं हुआ इस मुद्दे के लिए। अब आदिवासी समूह भी सोचता है कि दूसरे लोग आदिवासी का दर्जा पाएंगे तो हमको जो लाभ मिलता है उस लाभ से समझौता करना होगा। और दोनों ही बड़ा समूह हैं, यहाँ ट्राइबल भी बड़ा समूह है और कुर्मी भी बड़ा समूह है, तो टकराव के रास्ते से तो किसी का फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसलिए मुझे हमेशा ही लगता है कि इस टकराव
ऐसे टकरावों को टालना चाहिए। महाराष्ट्र में भी हुआ था, मराठा के लोगों का हुआ था, वहाँ की सरकार ने तत्परतापूर्वक उसका सामना किया। तो इसके गुण दोष का विश्लेषण करके ही तय करना चाहिए। या एक कमेटी होती है कि कभी, चूँकि पूरा पहले जंगल था, विकास नहीं था, तो सब लोग जो रहते थे एक ही स्टेटस दिया था उस समय। अब स्थिति बदल गई है, बदले परिवेश में इसको अलग तरीके से सोचना चाहिए और राज्य सरकार विपक्ष दोनों को ही इसके बारे में एक आम धारणा, आम सहमति की धारणा बनानी चाहिए। नहीं तो राज्य का इससे नुकसान होगा और दो बड़े समूह एक दूसरे के खिलाफ खड़ा होंगे तो लोग किसकी तरफ जाएं, ये सबके लिए मुश्किल होगी। केवल सरकार सत्तारूढ़ दल ही नहीं, विपक्षी के लिए भी मुश्किल होगी। इसलिए कहाँ कोई विपक्षी दल इसके बारे में अपना मुंह खोल रहा है, नहीं खोल रहा है। तो ऐसे मामलों को राजनीतिक कम और सामाजिक ज़्यादा मामला मानकर इसका हल ढूंढने की कोशिश होनी चाहिए। तो अगर मैं कुछ समय पीछे आपको लेके चलूं तो मुख्यमंत्री ने सदन में ही कहा था जब वो विपक्ष में थे कि कोई भी मुंह उठा के आके आदिवासी बनने की बात कहने लगता है। उन्होंने कुर्मियों के संदर्भ में ही ये बात कही थी। लेकिन अभी जब ये एक आंदोलन का रूप ले रहा है तो मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं बोल रहे। अब तो मुख्यमंत्री के ही सामने तो असली मुद्दे आने वाले हैं। और कुर्मी का जो आंदोलन है केवल झारखंड को ही लेकर नहीं है जी, ये बंगाल और उड़ीसा में भी मामला है। इसके लिए केवल झारखंड ही जिम्मेदार नहीं है और उड़ीसा और बंगाल की सरकारें तो बिल्कुल ही इसको नकार देती हैं, हम नहीं करेंगे। झारखंड में दोनों ही दाहिना और बायां हाथ रहे हैं अभी जो सरकार है उसकी, क्योंकि मांझी महतो मुसलमान का ही समर्थन यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा को रहा है। सबसे कठिन स्थिति तो उनके लिए ही आने वाली है, इसलिए रास्ता निकालना चाहिए और कुर्मी समुदाय के जो राजनीतिक नेता उनके साथ ही बात करना चाहिए। अब इसमें मुश्किल ये लगता है कि केवल कुर्मी ही क्यों नहीं, क्यों जो सारी जातियाँ उस समय इसी स्तर पर थीं उन सबों को लेकर चलना चाहिए। अब तो मुस्लिम का भी एक धड़ा कह रहा है कि उनको भी एसटी बनना है। हाँ, वो कहेंगे, सब लोग कहेंगे, धीरे धीरे बात आएगी। वो जो छोटी जातियाँ हैं ना, पंचपौनिया जातियाँ हैं, उन जातियों की भी तो यही स्थिति रही है, मगर उनकी संख्या अधिक नहीं है तो उनकी आवाज़ नहीं सामने आती है। मगर इस राज्य के लिए बहुत ही गंभीर मामला है जिसे आपने उठाया है अभी। बहुत बहुत धन्यवाद सरयू जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे सरयू राय जिन्होंने बेबाकी से हमारे सारे ज्वलंत सवालों का जवाब दिया। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए और झारखंड के बड़े शख्सियतों के साक्षात्कार के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फ्रेम।